आप सभी भक्तजनों का स्वागत है शिव भैया की साइंस में। तो आज जो टॉपिक होने वाला है वो आपका है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। आपने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल तो पढ़ लिया है ना। चैप्टर का नाम भी आपको याद होगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसी का जो प्लांट वाला पोर्शन है उसी के बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, कोऑर्डिनेशन बेसिकली है क्या? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे से इंटरैक्ट करें और एक दूसरे के काम को कम्प्लीमेंट करते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम बोलते हैं। आपको एक बेहतर एग्जांपल मैं दूं, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आ जाए, तो शेर आने पे तो आपको क्या काम करना, दौड़ना ही है भाई। शेर के सामने लड़ेंगे तो है नहीं, भागना ही वहाँ पर क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो जब आप भागना स्टार्ट करेंगे तो पहले काम किसको करना है, आपके पैर की मसल्स को काम करना है। क्या केवल पैर की मसल ही काम करती है? नहीं, उसमें क्या होता है कि जब आपके पैर की मसल्स को काम करना होगा तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहने के लिए आपको रिस्पायरेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए तो भाई जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, आपका हार्ट है, फ्लूइड है, वो भी तो आपको पार्टिसिपेट करेगा। तो भागना आपका एक काम है, रनिंग है आपको। पर रनिंग करने के लिए देखिए 3 ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं मेनली। पहला तो आपकी मसल्स है, इसको भागना है, उसे एनर्जी चाहिए। दूसरी आपकी जो रिस्पायरेशन है, क्योंकि रिस्पायरेशन करेंगे तो वहाँ ब्रेकडाउन होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, आपको पता है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होने की वजह से एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी जब निकलेगी तो आपको उस एनर्जी को वहाँ से ऑक्सीजन को पहुँचाने के लिए तो आपके हार्ट को तो पंपिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो काम तो एक है केवल रनिंग करना, लेकिन उसके लिए तीनों के तीनों जो पार्ट हैं, आपकी मसल्स, आपकी हार्ट, आपके जो लंग्स हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और तीनों एक दूसरे के काम को भी कंप्लीमेंट कर रहे हैं। लंग्स कह रही भाग भाई, जितना तू भाग ले मैं तुझे ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाता रहूँगा, देता रहूँगा। और हार्ट कह रहे कि हाँ तू भाग, जितना ऑक्सीजन चाहिए होगा और जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा मैं तुम्हें ब्लड के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। तो आपकी लंग्स भी क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जो है आपके ब्लड में दे रही है, और हार्ट जो होता है उस ब्लड को आपके मसल्स तक पंप कर रही है, और मसल्स में जो होगा, मसल्स जो होंगी वो आपकी एटीपी का यूज करके वो भागने में लगी होंगी। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे से इंटरैक्ट भी कर रहे हों और एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर यहाँ कह दे भाई भागना तुझे है, हार्ट बोल दे कि चलो भागना तुझे, भाई एनर्जी तुझे यूज करनी है, तो मैं क्यों मैं अपना फालतू में अपनी हार्ट बीट बढ़ाऊं, मैं नहीं करने वाला। लंग्स बोल दे कि ठीक है भाई तुम दौड़ना तुझे है, तो मैं क्यों जल्दी जल्दी सांसें लूं, मैं नहीं करूंगा। पर ये तीनों के तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो तीनों जब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसी सिस्टम को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, अब क्या होता है आप में जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एनिमल की बात करते हैं तो उसके पास कोऑर्डिनेशन के लिए आप न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी पढ़ते हो और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हो, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। उनमें तो हार्मोनल कंट्रोल है, जिसे हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन्स के नाम से, प्लांट हार्मोन्स के नाम से। पर यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल जो होता नहीं होता। अच्छा, न्यूरल कंट्रोल की एक बात क्या है ना कि न्यूरल जो कंट्रोल होता है वो लोकलाइज होता है, वह बहुत वाइडर उसका यूज नहीं होता है। वो आपके प्रत्येक सेल तक नहीं जाएगा और कहेगा प्रत्येक सेल से भैया उठ जा अब काम कर ले तू, ऐसा तो कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन जो हार्मोनल होता है ना, वो प्रत्येक सेल के पास जाता है, उससे काम कराता है। तो इसी वजह से जो आपकी न्यूरल है वो फास्ट तो है पर बहुत थोड़े समय के लिए है ना, बहुत थोड़े समय के लिए है। पर जो हार्मोनल कंट्रोल होती है वो आपकी स्लो है पर लॉन्ग लास्टिक है, बहुत लंबे समय तक आपको अगर काम कराना हो तो वो आपकी हार्मोनल सिस्टम काम करते हैं। लेकिन न्यूरल सिस्टम को मान लो थोड़ा सा कहीं आपको अचानक से कोई चीज़ चोट लग गई या कहीं आपको पिंच हो गया, तो वहाँ पर आपकी क्योंकि तुरंत स्टिमुलस देना होता है तो वहाँ न्यूरल काम कर लेता है। तो अब प्लांट में न्यूरल है नहीं, इसके पास 2 सिस्टम है, या तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये जो है अपने एक दूसरे ऑर्गन से कोऑर्डिनेट करें, या तो हार्मोन्स के थ्रू, जिसे हम आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आपको कोऑर्डिनेशन समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि इसमें जो बेसिक जो आपसे कई साल पूछा जाता है, हर साल लगभग इसमें से चीज़ें पूछी जाती है कि मूवमेंट के बाद में बात आती है। 2 ही टाइप के मूवमेंट आप में यहाँ हैं, एक होता है आपका, आप पढ़ेंगे टॉपिक मूवमेंट और दूसरा पढ़ेंगे नास्टिक मूवमेंट। तो मैं कुछ बातें आपको बता दूं। अब देखिए मूवमेंट क्या है, थोड़ी बात हम लोग करते हैं, इसके बाद अभी मैं आपको यहाँ लिख के समझाऊंगा। तो मूवमेंट जो होता है बेसिकली क्या है, मूवमेंट और लोकोमोशन 2 अलग अलग शब्द हैं और दोनों अलग अलग चीज़ भी हैं। तो मूवमेंट जो होती है जब कोई पार्ट, कोई ऑर्गन, ठीक है, अपने ही स्थान पे रह के मूवमेंट करें। मूवमेंट का मतलब क्या होना, हिलना डुलना है ना। जैसे मेरा ये हाथ है, ये अपने ही पोजीशन पे यहाँ रह के ही चारों तरफ रोटेट कर पा रहा हूँ मैं, तो ये क्या है, मूवमेंट हो रही है हमारी।
लोकोमोशन का मतलब होता है कि जब कोई आर्गन या कोई पार्ट अपने पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरे पोजीशन को ऑक्युपाई करे या अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे तो उसे हम कहते हैं लोकोमोशन। जैसे मैं थोड़ा सा आगे आ गया, थोड़ा मैं पीछे चला जाऊं, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो है लोकोमोशन हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिएगा आप, जैसे आपकी आईलिड है, देखिए मैं ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ये क्या है? मूवमेंट है, ठीक है। तो ये बात आप, अब मूवमेंट यहाँ पर आपको जो आपको पढ़नी है बेसिकली, क्योंकि प्लांट तो लोकोमोशन करने वाले नहीं, प्लांट तो लोकोमोशन करेंगे, जो है मूवमेंट ही करेंगे, लोकोमोशन करेंगे नहीं। और सोचिए गजब, अगर प्लांट किसी दिन लोकोमोशन कर लें तो क्या हो? आप किसी रास्ते से जाते रहते हैं, कभी प्लांट की झाड़ियाँ, कभी पत्तियाँ तोड़ ली, कभी उसके जो है ब्रांचेस तोड़ देते हैं आप, कभी उसके फ्रूट तोड़ लेते हैं। सोचो किसी दिन प्लांट को गुस्सा आ गया और दौड़ा लिया आपको रोड पे, और दौड़ा लेगा तो क्या होगा? तब तो फिर बचना नहीं है, पता चले तुम घर में भी नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए जो प्लांट हैं उनको लोकोमोशन नहीं, केवल उनमें मूवमेंट पाई जाती है। ये बात आपको समझ में आई? अब हम बात करेंगे कि मूवमेंट क्या टाइप, दो टाइप के मूवमेंट क्या हैं और क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में। तो मैंने कहा मूवमेंट, मैंने कहा क्या? मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है आपका, मैंने कहा है दो टाइप का है, ठीक है। एक आपका है ट्रॉपिक मूवमेंट, देखिए एक ट्रॉपिक मूवमेंट, एक आपका है नेस्टिक मूवमेंट। अब बात समझिए, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ट्रॉपिक का मतलब होगा ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के प्रति सेंसिटिव होगा वो आर्गन, वो पार्ट, और उससे ग्रोथ दिखाएगा, ग्रोथ करेगा। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ एक ही मूवमेंट का एक जरिया है कि वो ग्रोथ भी कर रहा है, और किसी पार्टी जब कहीं से स्टिमुलाई आ रही है या कोई स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिव होने की वजह से वो स्पेसिफिक आर्गन या स्पेसिफिक पार्ट प्लांट का जब ग्रो करने लगे तो उसमें हम क्या बोल देंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ आपको क्या मिलेगा? ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। इस टाइप के मूवमेंट आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। लेकिन जो नेस्टिक मूवमेंट होता है वहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, ठीक है, ग्रोथ नहीं होती। वो यहाँ ग्रोथ आपको देखने, तो यहाँ नो ग्रोथ, यहाँ ग्रोथ नहीं होगी आप में। दूसरी बात, जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, अगर हम बात करें आपकी, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है ये बहुत स्लो है। दूसरी बात क्या है? ये स्लो है। ये आपकी क्या है? स्लो है। और ये आपकी कैसी है? फास्ट है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक की वजह हो रही है ना। तो लॉन्ग लास्टिक ये है, स्लो है। ये कैसा है? फास्ट है, थोड़े समय के लिए है, फिर ये अपने एग्जैक्ट कंडीशन में आएगा। जैसे मैं आपको नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल, बहुत बेहद खूबसूरत एग्जांपल है, आपने पढ़ा है एग्जांपल इसका अगर मैं दूं तो आप पढ़े हैं मिमोसा। ब्यूटी का, या इसी को हम कहते हैं टच मी नॉट ए प्लांट है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं गांव में? छुई मुई, ठीक है। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? नेस्टिक मूवमेंट इसमें देखने को मिलती है। जब मिमोसा प्यूडिसा को या टचमी नॉट प्लांट को, छुई मुई को हम टच करते हैं तो ये क्या करता है कि ये क्या करेगा? ये अपने आप को फोल्ड कर लेता है, ठीक है। जैसे आप उसको टच करेंगे तो वो फोल्ड करता है। क्यों करता है? देखिए, मिमोसा जो प्लांट होती है उसमें जो वाटर होता है, वाटर जो होती है उसके प्रत्येक सेल में वो टर्जिड कंडीशन में होती है, और वाटर कॉलम पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम उसको टच करते हैं, स्टिमुलस देते हैं, जो वाटर कॉलम होता है ना पूरे सेल के बीच में, वो वाटर कॉलम ब्रेक कर जाता है। और जैसे वाटर कॉलम ब्रेक करता है, तैसे जो प्लांट की पत्तियां होती हैं वो क्या कर जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। उनकी जो टर्जिडिटी है, लॉस है, वो टर्जिडिटी लॉस हो जाती है। जैसे देखिए, टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? ये कोई पत्ती है, इसमें वाटर है, वाटर कंटेंट है, तो वाटर कंटेंट ऐसे सब आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। तो क्या होती है कि जब आप इसको टच करते हैं, जितना प्रेशर ये इसके वो जो है इसकी लीफ की वाल पे लग रहा है, उतना ही वाल इसके ऊपर लगाती है। तो पत्तियां भी क्या है? ओपन है, फ्लैट है। लेकिन जैसे आप इसको टच करते हैं ना, तो ये जो वाटर टर्जिडिटी है ये बगल के जो है जो आपके स्टेम होते हैं उनमें ट्रांसफर हो जाता है। ये वाटर कैनाल टूट जाता है, तो ये जो अभी ऐसे दिख रही थी ये ऐसे सिकुड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब, जो वाटर कैनाल पाई जाती है वो क्या कर जाती है? यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीफ जो होती है, वो फोल्ड कर जाती है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और आप इसको देखिएगा, एक एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाऊँ, बता रहा हूँ। एक आपने अपना वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई बहुत लोगों को याद आ गया होगा, ट्रैप।
इसका नाम आपको याद होगा, जब आप इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ रहे होंगे तो इसका नाम जरूर याद होगा। उसमें इसमें क्या होता है, इन जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो अपने फ्लावर को ओपन रखता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है ना तो तुरंत क्लोज, फास्ट प्रोसेस है, ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि धीरे 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 क्लोज हो रहा है, तब तक पता चले कि जो इंसेक्ट है निकल के कहीं और विचरण करने लगे। तो यहाँ भी ये फास्ट प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर भी नॉस्टिक मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अब क्या हुआ, मैंने कहा ये क्या है, फास्ट है, यहाँ ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती। अच्छा, ग्रोथ से एक सब बात समझ में, ग्रोथ है क्या, ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है कि परमानेंट इंक्रीमेंट, देखिए ध्यान रखिएगा, परमानेंट हो, इनरिवर्सिबल हो, सेल का नंबर बढ़ जाए या सेल में का जो साइज है वो बढ़ जाए। अगर परमानेंट सेल का नंबर बढ़ जा रहा हो या परमानेंट सेल की जो ग्रोथ बढ़ जा रही हो तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है इरिवर्सिबल हो, जैसे नहीं है मेरी इतनी हाइट हो चुकी है या आप लोगों की जितनी हाइट होगी, क्या मैं उसे छोटा कर सकता हूँ? तो क्या वो इनरिवर्सिबल है? क्या वो दोनों जैसे बड़े से आप छोटे हुए तो बड़े से आप छोटे हो जाएं, या छोटे से जैसे आप बड़े होते हैं तो क्या बड़े से छोटे हो सकते हैं? तो क्या इनरिवर्सिबल है? ये परमानेंट इंक्रीमेंट है। तो जब परमानेंट इंक्रीमेंट होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं कि ग्रोथ है। किसी सेल का जब सेल के नंबर में या सेल के साइज में जब परमानेंट इंक्रीमेंट हो जाता हो ये, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। बात समझ में? अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट है, दूसरा नॉस्टिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट आपने ग्रोथ की बात की मैंने, फिर दूसरी यहाँ एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है ना, ये डायरेक्शनल होती है। मतलब आप किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे क्या करेंगे, स्टिमुलाई देंगे। डायरेक्शनल स्टिमुलाई यहाँ पर काम होता है। यहाँ पर आप किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब स्टिमुलाई देंगे तो उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो इंपल्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे, आपको उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूवमेंट देखने को मिलेगा। जबकि ये कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, स्लो है, नॉन डायरेक्शनल होगा, यहाँ ग्रोथ होगी, यहाँ आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाला है। आपको बात समझ में? अब क्या है, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जो आपके हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करते हैं, तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा ये मैक्सिमम प्लांट में देखने को मिलेगा, सभी प्लांट में। तो ये क्या होगा, ऑल प्लांट में मिलेगा, ऑल प्लांट। लेकिन ये क्या है, सम स्पेशल प्लांट। स्पेशल प्लांट क्यों? अभी आपने देखा कि आपने मिमोसा पढ़ा या ट्रैप कि मैंने स्लाइड ट्रैप पढ़ा, तो ये सभी प्लांट में नहीं पाया जाएगा ना। कुछ रेयर प्लांट होंगे, स्पेशल प्लांट होंगे जिसमें आपको नॉस्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। जबकि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये लगभग सभी प्लांट में आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कितनी बात समझ में आई? अब इसी हम आगे पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, कि ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये आपकी जो होती है और फर्दर और डिवाइड की जाती हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए कैसे है। अब आपका जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, मूवमेंट में, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। तो यह रहा आपका ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे फर्दर ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। तो पहला है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, ऐसा मूवमेंट जो लाइट के प्रति सेंसिटिव हो, उसकी वजह से जब मूवमेंट होता है तो हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जियोट्रॉपिज्म होते हैं, तो जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के प्रति सेंसिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म, वाटर के प्रति सेंसिटिव होंगे प्लांट के कुछ पार्ट, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। और एक नेक्स्ट है आपका टच, टच के प्रति सेंसिटिव होंगे तो थिग्मोट्रॉपिज्म। बात समझ में आई? अब फोटोट्रॉपिज्म, नाम से पता चल रहा है कि ये लाइट के प्रति क्या होगा। देखो, फोटो का मतलब हो गया लाइट, इसका मतलब हो गया लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। अभी आप पढ़ के आए हो, ट्रॉपिज्म का मतलब मूवमेंट। अगर लाइट के प्रति मूवमेंट हो, लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट हो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि फोटोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें भी दो कैटेगरी में बांट देता हूं। पहला, जो कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या इस बात समझ में आप पा रहे हैं? फोटोट्रॉपिज्म। और दूसरा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म।
फोटोट्रॉपिज्म। तो अब पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म मतलब जो प्लांट का जो पार्ट फोटो लाइट के प्रति सेंसिटिव है, वो अगर वो लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहा जाएगा। और जो उसके अपोजिट ग्रो कर रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल भी जानते हैं कि पॉजिटिव कौन है, आप जानते हैं क्या है, बताइए स्टेम। और नेगेटिव में क्या आ जाएगा? आपकी रूट, क्योंकि रूट क्या करता है? लाइट से दूर भागता है, लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता, ग्रो नहीं करता है, तो इसी वजह से ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। क्या ये बात समझ? सब में ही आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। अब आपकी जो एनसीईआरटी है पेज नंबर 107 और फिगर नंबर आप देखेंगे 10.5 और 10.6, तो वहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत सा बना के उसने दिखाया। एक गमला है जिसको उसने लेटा दिया है और यहाँ से रूट दिखाया हुआ है, इधर से आपको लीफ दिखा दिया है, और एक आपको ऐसे जो है प्लांट बनाया है, और इधर खिड़की है जहाँ से सनलाइट आ रही है। तो ये अब आप वहाँ पे बहुत अच्छे से देख पाएंगे। कभी कभी एनसीईआरटी पढ़ लेना सेहत के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो आज एनसीईआरटी आप जरूर खोलिएगा, उसको जरूर देखिएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि जियोट्रॉपिज्म नाम से पता चल जा रहा है जो ग्रेविटी के प्रति सेंसिटिव हो। तो ग्रेविटी का मतलब जो क्या करे, अर्थ की तरफ जमीन में जाए। तो आपको पता है कि ये हमारा रहा प्लांट, ये रही इसकी ब्रांचेज, और ये आपका क्या है? स्टेम वाला पोर्शन, ये आपका स्टेम वाला पोर्शन है, ठीक है? तो ये तो ये आपका स्टेम हो गया। तो ये आपको पहले बता दिया कि तो स्टेम जो होता है लाइट के पास सेंसिटिव होता है, लेकिन जो आपकी रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, ये किसके प्रति सेंसिटिव होती हैं? जियोट्रॉपिज्म, अर्थ के प्रति। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी जब हम दो करेंगे, एक आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव की तरफ आप देख पाएंगे, तो पॉजिटिव की तरफ आपकी आ जाएगी रूट, इसका रिवर्स बिल्कुल, और नेगेटिव की तरफ आप स्टेम की बात करेंगे। क्या बात समझ में आई? अब हाइड्रो की बात करें। हाइड्रो की बात देखा ये गया है कि जिधर वाटर पाया जाता है, जिधर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, रूट जो होती हैं, प्लांट की जो रूट होती हैं, वो उधर ही ग्रो करती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए क्या होता है, प्लांट का फंक्शन क्या है? पहले आपको समझना है कि प्लांट का फंक्शन है कि वो मिनरल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक भेजे। भाई एब्जॉर्ब कैसे करेगा? तो है नहीं सॉलिड फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा। तो जिधर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो मिनरल को आसानी से डिजॉल्व होंगे उसमें, तो मिनरल जब आसानी से डिजॉल्व होंगे तो आसानी से प्लांट क्या करेगा? उसे इनटेक कर पाएगा। और तभी क्या होती है, जो रूट होती हैं वो हमेशा जिधर वाटर पाया जाता है उधर की तरफ मूव करती हैं, ताकि वहाँ से उनको वाटर जो है, वाटर के साथ जब उसको वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके साथ मिनरल भी एब्जॉर्ब होगा, तो प्लांट को आसानी हो जाएगी, और रूट का वही फंक्शन है। तो यहाँ पर आप अगर बात करेंगे तो हाइड्रो का मतलब पता है कि वाटर के प्रति सेंसिटिव होगा, तो इधर मूवमेंट करेगा। अब यहाँ भी एक पॉजिटिव की बात करेंगे हम, तो आप रूट लिख सकते हैं, दिक्कत? बात समझ में आपको आ गई? फिर वही नेगेटिव वाली बात करेंगे। अब थिग्मो का मतलब टच, ठीक है, ये टच के प्रति सेंसिटिव होंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना, जैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे, कुकुरबिटा एक फैमिली है, उसमें जितने प्लांट होते हैं ना, सब क्या होते हैं, सब में जो है ट्रेंडल पाई जाती है। देखो ट्रेंडल कोई नई शब्द नहीं है, जो आपकी जहाँ से लीफ निकलती है, जहाँ बेस पाया जाता है, जब फ्लोर वर्ड होती है, नोड से ही लांगेट होने वाले पोर्शन है। तो ट्रेंडल क्या करेंगी, ऐसे जैसे आपने पी प्लांट देखा होगा, पी प्लांट में तो देखा होगा एक ऐसे पतला सा जो है, एक पतला सा धागे जैसा महीन सा एक स्ट्रक्चर निकलता है, जो क्या करता है कि प्लांट को कहीं से ऐसे उसको लपेट लेगा। जैसे मान लीजिए मेरी कोई एक जो झाड़ी है, अब यहाँ ये प्लांट जब ग्रो करने लगेगा ना, तो ये छोटा सा यहाँ से लपेट देगा, ऐसे से सपोर्ट लेते हुए ग्रो करता जाएगा, ऐसे से सपोर्ट लेते हुए ग्रो करता जाएगा, ऐसे से सपोर्ट लेते हुए ग्रो करता है। तो ये जो आपको दिख रहा है थिग्मोप्लास्ट का, थिग्मो जो है ट्रॉपिज्म का मतलब होगा कि वो टच के प्रति सेंसिटिव होगी, जो चीजें टच करने के बाद वो इलांगेट करने चलेंगी। तो ये कुकुरबिटा जो फैमिली है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखती है पी का, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक? तो क्या ये बात समझ में आ रही है इतनी बात? तो ये रहे आपके किस तरह के मूवमेंट हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मो टच के प्रति। क्या ये बात आपको समझ में आई? यही चीज़ आपको जो आपकी एनसीईआरटी है या आपका जो बोर्ड एग्जाम में है, ये चीज़ें मैक्सिमम बार पूछी जाती हैं। क्या इसमें कोई डिफरेंस है? ऐसा कोई दिक्कत है जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो? अब इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, मैंने मूवमेंट देख लिया, लेकिन कोऑर्डिनेशन में तो मैंने कहा था कि हार्मोन्स की बात होगी। तो सर हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स कैसे बताएंगे आप, हार्मोन्स कैसे कैसे होते हैं? मैंने तो ह्यूमन में पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। एक हार्मोन्स तो सर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, वो क्या है? वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। उसके बारे में तो भूल नहीं पा रहा हूँ, तो सबको पता है क्योंकि मसल्स बिल्ड करता है ना। तो उसी हिसाब से क्या होता है, प्लांट को भी हार्मोन्स हैं। तो प्लांट में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स।
ठीक है, हार्मोन्स हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, फाइटो। फाइटो का मतलब हो गया प्लांट हार्मोन। तो ये हार्मोन्स, ये प्लांट हार्मोन्स। क्या ये बात समझ में? अब जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमने कहा हार्मोन्स, तो हार्मोन्स दोनों होते हैं। जैसे ना मेरी एक हाइट है, तो एक हाइट तक मेरी ग्रोथ हार्मोन्स निकली, मैं एक हाइट तक मैं ग्रो किया, फिर इसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर होता है जो उसको रोकता है। तो प्लांट जो हार्मोन्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, है ना, पीजीआर। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनकी ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे। तो इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक ऐसे हार्मोन्स होंगे जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ठीक है, प्रमोट करेंगे, प्रमोटर। ठीक है, सॉरी। और दूसरा क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। अब जब प्रमोटर जो होते हैं वो आपके ध्यान में रखने हैं कि आपकी में 3 हैं प्रमोटर। आप में जो एनसीईआरटी लिखती है आपकी 3 लिखती है। पहला है आपको ऑक्सिन, दूसरा आपका क्या है, जिबरेलिन, जिब्रेलिन, और तीसरा आपका है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी एक ही लिखती है। ठीक है, एसिड, या इसी को हम ABA के नाम से जानते हैं। और अगला है इथाइलिन। ये मेरी तरफ से आप देखिए, क्योंकि 5 होते हैं तो आपको 5 पढ़ने, एक ही क्या छोड़ा जाए, इथाइलिन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये इनका जो फंक्शन है प्रमोटर का, ये आप में ग्रोथ कराएंगे। जैसे ऑक्सिन के बारे में आपने पढ़ा, ऑक्सिन के बारे में आपने पढ़ा, सब जानते हैं ऑक्सिन, प्लांट कोई कुछ ना जाने, लेकिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स में एक नाम हमेशा याद रह जाता है, वो है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन क्या है, देखिए ये हमेशा क्या होगा, ऑक्सिन ये जो आपकी स्टेम होंगी या जो आपकी रूट होंगी, दोनों के टिप पे पाया जाएगा। ये आपकी स्टेम होंगी या रूट होंगी, यहाँ टिप पे पाया जाता है। ये टिप पे ऐसे बनती हैं ऑक्सिन। लेकिन क्या होता है ऑक्सिजन के साथ, एक बात ये है कि जो ऑक्सिजन होता है ना, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, जब इसके ऊपर सन की रोशनी पड़ती है, तो ये जो ऑक्सिजन यहाँ पाई जाती है ना, ये डिफ्यूज होकर इसके पीछे वाले पोर्शन में यहाँ आके क्या पड़ जाती है, यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाती है। अब क्या होगा, जब यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगी तो ऑक्सिजन का फंक्शन है, जो सेल है सेल का इलॉन्गेशन कराना है। ये सेल का एलोंगेशन कराती है। तो क्या करेगी, यहाँ की सेल का एलोंगेशन कराएगी, जिससे जो इधर वाला टिप वाला पोर्शन है ना, ये लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। ठीक है, लाइट की तरफ बेंड किया जाता है। दूसरी बात, जो ऑक्सिजन होती है ना, वो प्लांट की हाइट में ग्रो कराती है। मान लो ये कैसा है, समझिए कि ये कोई प्लांट है, वो उसकी केवल हाइट में ग्रो होगी, लैटरल साइड में इसका कोई रोल नहीं होता। जब तक ये टिप्पे पाई जाएगी ना, तब तक ये केवल स्टेम के लेंथ को खींचती जाएगी। इसीलिए क्या होता है, जो प्लांट जो ब्रीडर हैं या जो आप लॉन वाले देखते होंगे, वो समय समय पे क्या करते हैं, झाड़ियों के जो ऊपर वाले टिप होते हैं ना, उसको काटते रहते हैं। किस लिए काटते हैं, ताकि जो नीचे से प्लांट है इसमें ब्रांचिंग हो सके। और जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी आपको उतना पता चलेगा, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ज़्यादा यहाँ पर फूल लगेंगे, और फूल लगेंगे और उतने ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। तो ऐसे एक एग्जाम्पल और है आपका ग्राम। जो ग्राम का किसान होता है ना, चना जो किसान बोता है, वो भी क्या करता है कि जब चना ऐसे बढ़ने लगता है तो उसे क्या करता है कि 1 से 2 बार वो चने की जो नई फलियां ऊपर निकली रहती है ना, उनको इससे क्या करता है, काट देता है, उसको क्या करता है, तोड़ देता है। तो तोड़ने से क्या होगा कि जो लेंथ में बढ़ता जा रहा था, अब वो क्या करेगा, नीचे से ढेर सारी इसकी ब्रांचें ऐसे निकलती जाएंगी। जितनी ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी उतने ज़्यादा क्या करेगा, यहाँ जो है फ्लावर वियर करेगा, और जितना फ्लावर वियर होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा हमको ग्राम मिलेगा। तो ऑक्सिजन जो होती है केवल लेंथ को खींच की बढ़ाती है, लेंथ की इंक्रीमेंट कराती है। दूसरा जो हार्मोन आपका है जिब्रेलिन, ये भैया साहब क्या करते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं, इनका जो फंक्शन होता है जिब्रेलिन साहब का, ये कहते हैं देखो भैया मेरा काम है कि मैं तो सेल जो यहाँ इन्होंने सेल इलांगेट करा रहे थे, ये कहेंगे सेल इलांगेट नहीं कराएंगे। अब आपको पता है, आप पढ़ चुके स्टेम के बारे में, स्टेम का बेसिक जो फीचर होता है, फिनोमिना होता है, स्टेम आप तभी कहते हैं जब उसके पास नोड इंटरनोड हो। सर ये क्या नई चीज़ है, नोड का मतलब क्या होता है, ये आपकी जो नोड, ये जो आपको पार्टीशन दिखता है ना, आपने शुगर कैन देखा है, शुगर कैन देखा है, शुगर कैन, क्या आपने शुगर कैन देखा है, तो शुगर कैन में क्या होता है, ये आपको दिख रही हैं, ये आपको क्या दिख रही हैं, ये आपको क्या दिख रही हैं, ये नोड दिख रही है, क्या है आपकी, ये आपकी नोड है, और ये बीच वाला क्या है, इंटरनोड, ये क्या आपकी ये इंटरनोड है।
ठीक है। अब ये जो जिबरेलिन भाई साहब हैं, ये क्या करती हैं, ये जो इंटरनोड है ना, इसी को खींच देती हैं, इसी को क्या करती हैं, खींचती हैं। इससे क्या होगा, जो स्टम का साइज है अभी तक इतनी छोटी छोटी थी, ये लंबी लंबी, अब इनके बीच का जो गैप होगा ये हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये लंबी लंबी जो बन जाती है, इससे क्या होता है, जो स्टम की लेंथ होती है वो इंक्रीमेंट करती है, वो बढ़ जाती है। तो जिबरेलिन का फंक्शन होता है कि सेल का जो स्टम का जो है, स्टम को इलांगेट करती हैं, इलांगेशन में मदद करती हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट आपका जो हार्मोन्स है, और साथ साथ में इनका जो एक्युमुलेशन होता है ना, वो अधिकतर आपके जो सीड्स हैं या जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनके पास इनका ज़्यादा एक्युमुलेशन होता है, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपकी है साइटोकाइनिन। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्रोथ को प्रमोट कर रही है, क्या ये भी ग्रोथ को प्रमोट की, ये भी ग्रोथ को प्रमोट करेंगी। अब ये क्या करती हैं, साइटोकाइनिन जो होती हैं, ये जैसे मान लीजिए अभी जो है सीड, क्योंकि आप जानते हो सीड से ही क्या होता है, सीड से ही ऊपर जो है आपकी इधर से ब्रांचेज निकल गई और इधर क्या हो गया आपका, ये आपकी रूट हो गई, यही तो है। अब क्या करती है, जो साइटोकाइनिन होती है ना, ये सीड जर्मिनेशन में मदद कर देती हैं। सर क्या मतलब, ये क्या करती हैं, सेल डिवीजन में मदद करेंगी। पहली बात क्या करेंगी, ये करती हैं सेल डिवीजन में मदद। सेल क्यों, सेल के डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये, ठीक है। साइटोकाइनिन ये सेल के डिवीजन में मदद करती हैं, और इसी वजह से क्या हो जाता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो ये सेल के जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इससे ये जो साइटोकाइनिन होती है ना, इनका एक बेहद इंपॉर्टेंट फीचर और है, ये जो साइटोकाइनिन होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारी है, ये हमारी रही जो है प्लांट, ये हमारी रही प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी क्या होती है, जैसे जैसे आप जानते हो कि नई पत्तियां आती जाती हैं, पुरानी जो पत्तियां होती हैं नीचे से गिरने लगती हैं, पीली पड़ती हैं और गिरने लगती हैं। पीली क्यों पड़ रही, गिर क्यों रही हैं, तो ये जो आपकी है ना साइटोकाइनिन, इसे हम बोल देते हैं एंटी एजिंग हार्मोन्स, है ना। ये एज को क्या करती हैं, रोकती हैं। अब ये क्या होता है सर, इसमें क्या होती है, देखिए प्लांट जो पत्तियां होती है, नीचे वाली पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं, क्योंकि पत्तियों में जब तक मैग्नीशियम है तब तक वो हरे हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंस है। यही टाइम के साथ ना मैग्नीशियम जो होता है ओल्ड लीफ से मोबिलाइज होके वो आपकी न्यू लीफ में चली जाती है। ये आपकी न्यू लीफ है, ये आपकी ओल्ड लीफ है, ओल्ड लीफ है। तो ये जो आपकी जो साइटोकाइनिन होती है ना, ये इसी मोबिलाइजेशन को, मैग्नीशियम आयन की जो मोबिलाइजेशन होती है उसको रोकती हैं। तो रोकने से क्या होता है कि जो ओल्ड लीफ होती हैं ये काफ़ी टाइम तक जो होते हैं अपने स्टम से, अपने ब्रांचेस से लगी रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये एंटी एजिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात समझ में आई? आगे आप उसके बारे में पढ़ेंगे, पर इतना आपको जरूर ध्यान में रखना है। फिर नीचे अगली बात आती है एब्सिसिक एसिड। ये क्या है, एब्सिसिक एसिड जो होती है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे मान आपको सबको बताया कि हर एक सीड जो होता है ना, जब उसका फेवर कंडीशन आता है, एक सीजन आता है, तभी उसे ग्रो कराया जाता है। जब इन्वायरमेंट में वो मॉइस्चर, वो टेम्परेचर जब रहते हैं, तभी कोई सीड क्या करती है, जर्मिनेट करती है। तो ये तब तक उसको बचाए रखती हैं, तब तक कहती नहीं भैया, अभी सीड से कहती हैं देख भाई, अभी अगर तू बाहर निकलेगा तो तेरे लिए अभी उतना सुटेबल टेम्परेचर नहीं है, सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो निकल के भी क्या कर जाएगा, तो निकल के भी डेड कर जाएगा। तो ये उसको क्या करती हैं, सीड को डोरमेंस फेज में रखती हैं कि नहीं भाई अभी तुझे नहीं निकलना है, अभी कंडीशन तेरे लिए अच्छा नहीं है। तो वो जो रोकने का काम करती हैं, वो ग्रोथ को इसलिए रोक रही हैं ताकि अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो इसी को रोकने का काम आपकी एब्सिसिक एसिड कहती हैं, या इसे हम कहते हैं ABA हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या है, आपको बात समझ में आई? अब क्या होता है, जब सीजन कंडीशन आ जाती है तो यही एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या करती है, नलीफाई हो जाती हैं, और ये आपकी जो आपकी ये साइटोकाइनिन होती है और जिबरेलिन होती है, दोनों फिर से एक्टिव हो जाती हैं और सीड जर्मिनेशन में मदद कर देती हैं। बात समझ में आई? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात को आप समझिए। जैसे आपके शरीर में दो चीज़ जरूर होने आएगा, अगर आप केवल प्रमोटर रहेगा तो पता चलेगा इनहिबिटर क्या करेगा। इनहिबिटर क्या करता है, किसी भी चीज़ की लिमिट को क्या करता है, सेट कर देता है कि भाई आपकी इतनी लिमिट है, इससे ज़्यादा आप जाओगे तो मैं एक्टिव हो जाऊँगा। तो जो एब्सिसिक एसिड होती है यहाँ पर, ये यही रोल प्ले करती है कि जब तक जो है आपकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब तक सीड की डोरमेंसी को, सीड कोड को बनाए रखती है, उसे जर्मिनेट नहीं होने देती। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो आसानी से वो साइटोकाइनिन और आपकी जब जिबरेलिन एक्टिव होती हैं तो वो आपकी जो है जर्मिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट सर, ये थाइलिन क्या है? ये गैसियस हार्मोन्स, ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है। इसे हम कहते हैं पका। आप बाजार में नाम देखेंगे कि पका बोल दो तो वो दे देगा, क्योंकि ये जो होती है ना, ये फ्रूट राइपनिंग में मदद करती हैं। ये किस में मदद करती हैं? फ्रूट की राइपनिंग में।
तो फ्रूट की रैपनिंग में मदद करने का क्या मतलब है, ये फ्रूट को जो पकाती है। जैसे आपको पता है कि जो मैंगो है, स्टार्टिंग में जो मैंगो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है समय बीतता जाता है तो वही हार्ड मैंगो क्या होने लगता है, सॉफ्ट होने लगता है। तो क्या होती है, जो इथाइलिन होती है, जब मैंगो जब काफ़ी टाइम तक अपने मेन प्लांट से लगा रहता है ना, तो उसमें यही इथाइलिन बनने लगती है। जब वो मैंगो जो अभी इनकम्प्लीट डेवलपमेंट था उसका, जब वो कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो जाता है तो ये इथाइलिन उससे निकलती हैं और वो क्या करती हैं, उस मैंगो को पकाने में मदद करती हैं। और यही हम बाज़ार से पक्का नाम से ले आते हैं। तो पक्का क्या करता है, इसको लाने के बाद हम केले को या किसी अनराइप फ्रूट को आसानी से इसमें डुबो के या इससे जो है रख देते हैं, तो वो कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो पक जाता है। तो इसलिए हम इसे फ्रूट राइपनिंग के नाम, हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई जो मैंने हार्मोन्स के बारे में बताई या जो मैंने आपको मूवमेंट के बारे में बताया। अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आया तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।